नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ दिफाई तजिया नगार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। थैंक यू वेरी मच मसूद अहमद खान साहब। आज मैं ज़रा एक और मौजू की तरफ आता हूँ। आज एक ख़बर आई है कि हम जो 5th जनरेशन 40 तैयारे ले रहे हैं, लड़ाका तैयारे चाइना से। पहला तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक्विवेलेंट है जो B-52 बॉम्बर है, सबसे जो जदीद तरीन तैयारा समझा जाता है, और सेकेंडली क्या हमारी जो रिलायंस थी मिलिट्री हार्डवेयर के हवाले से ज़्यादा वेस्ट पर थी? आर वी रीचेकिंग और पॉलिसी और रिलायंस अब शायद चाइना की तरफ हो? ये 2-3 सवाल डॉक्टर साहब। जी हाँ, देखिए, एक तो जो जहाज़ है J-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कहा जाता है, और ये दुनिया में जो इस तरह के जहाज़ सिर्फ 3 ममालिक के पास हैं। एक चाइना है, रशिया है, और इसके बाद अमेरिका है। और पाकिस्तान को ये मिलते हैं तो पाकिस्तान को मिलते हैं 4th कंट्री। चाइना ने रिसेंटली इस जहाज़ को एक एयर शो में दिखाया था, लेकिन अभी तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन इंडिया में बड़े ह्यू एंड क्राई मच गई है कि जब ये जहाज़, जिस तरह आपने बताया कि 40 के करीब पाकिस्तान को मिलेंगे, तो दीज आर द लेटेस्ट जहाज़ है। एरोडायनेमिक्स के बताया जाता है कि इसमें बेहतरीन है, इंजन्स इसके एडवांस हैं, और इसमें जो रेडार की कैपेबिलिटी इन्हांस है, और रेडार में ये डिटेक्ट हो नहीं सकता है, और तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। और फिर ये भी क्वेश्चन अभी बनता है कि पाकिस्तान ऑलरेडी एक सुपीरियरिटी है व्हेन वी कंपेयर्ड विद इंडियन एयर फोर्स। हमारी देखें कि वी आर द 8th लार्जेस्ट एयर फोर्स है। और ब्रिगेडियर साहब, ये कहा जा रहा है कि ये जो जहाज़ हैं ये 5th जनरेशन के जहाज़ हैं और जदीद तरीन जहाज़ हैं, और पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो चाइना में तरबियत भी ले रहे हैं इस जहाज़ों को उड़ाने के लिए, और 2 साल में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया को मिल जाएंगे। इंडिया जो है वो इस पर वावेला तो कर रहा है। अब क्या समझा जाए कि F-16 से जदीद तरीन ये जहाज़ जो पाकिस्तान लेगा, तो इसका मतलब है कि जो अमेरिका को फिर बाय बाय कह दिया जाएगा? जी हाँ, देखें कि F-16 तो अभी जहाज़ ये पुराने हो गया, उस हिसाब से वो 4th जनरेशन है। हमारे पास जो चाइनीज J-10C है वो 4.5 कहा जाता है, उस जनरेशन का है। अब ये जहाज़ आएंगे तो टॉप मोस्ट जहाज़ होंगे, और देखें गिने चार ममालिक में पाकिस्तान का नाम आ जाएगा। तो F-16 उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑब्सोलीट है। सो इंडिया के पास जब हम कंपैरिजन करते हैं तो राफेल उन्होंने लिए थे, जो रिसेंटली उन्होंने वहाँ से लिए, और या फिर इसके बाद कोई ख़ास इनके पास वो कोई ऐसे जहाज़ नहीं है कि जो हमारे उस मुकाबले पे लेके हैं। जब हमारे पास F-16 थे तो वो तेजाज लेके आए हैं, फिर वो MiG-21 जो पुराने जहाज़ थे। सो पाकिस्तान की एक सुपीरियरिटी रही है एज फार एज दी कम्बट इज कंसर्न, और हमने इसको साबित किया है। और जिस तरह बालाकोट स्ट्राइक्स के दौरान भी हमने साबित किया है कि हमारे जो पायलट्स हैं बेसिकली मैन बिहाइंड द गन, वो हमारे बहुत प्रोफेशनल और काबिल हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है, ब्रिगेड साहब, ये बहुत बड़ी खबर है ये तो, लेकिन मैं आपसे गाइडेंस चाहूँगा एक और खबर पे। अमेरिका और इजराइल जो है वो एटमी प्रोग्राम पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे बात कर रहे हैं, और कल वज़ीर आज़म ने कहा कि एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि कोई बड़ा सीरियस किस्म का दबाव है या सिर्फ बयानात ही हैं? देखें, तो ये दबाव भी है, और दूसरा ये है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं, और ये हम कह सकते हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट भी इसमें भी शामिल हैं, और ये है कि आपको प्रेशराइज करने के लिए भी एक टैक्टिक्स इसमें शामिल है। देखें, पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान की रेड लाइन है, और इस पर पाकिस्तान कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। 240 मिलियन लोगों का जो कहते हैं ना कि वो जो ट्रस्ट है दैट इज़ इन पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप पे है, तो देयरफॉर की तमाम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिलीजियस पार्टीज हैं, सिविल सोसाइटी है। जब इसकी बात आती है वी आर वन। जब हम रेड लाइन की बात करते हैं, देखिए, एक तो मैंने कहा कि आपका ये न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम इस रेड लाइन, सेकंड जम्मू एंड कश्मीर हमारे लिए रेड लाइन है, तीसरा हम ये कह सकते हैं CPEC है जो चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, वो भी हमारे लिए एक रेड लाइन है। सो पाकिस्तान के लिए मस्ट है, देखिए, बैलेंस ऑफ पावर जो है रीजन में रखने के लिए, और पाकिस्तान बेसिकली ये सारे डिफेंसिव इन नेचर और इंडियन स्पेसिफिक है, और जहाँ कहीं से कोई हम पे हमला करता है यकीनन हम उस पर वहाँ पे वहीं पे जवाब देंगे। फिर आप देखें कि पास्ट में हमने देखा ईरान वाला वाकया हुआ, फिर पीछे ब्रिगेडियर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। एक ये कल भी हमारी जनरल साहब से बात हो रही थी, जाहिद महमूद साहब से। हम तो इंडिया स्पेसिफिक है, उन्होंने पहले बम फोड़ा,
हम आज भी उनसे दोस्ती की बातें करते हैं और वो इलेक्शन हमारी दुश्मनी पे लड़ते हैं और हम उससे आगे जा भी नहीं सकते। हमारी जो रेंज है शायद वो यानी इंडिया तक है। तो फिर ये अमेरिका को और दूसरे ममालिक को और वेस्ट को बार बार हमारे मिसाइल प्रोग्राम क्यों खटकते हैं व्हेन वी कांट रीच ओवर देयर? हम तो इजराइल भी नहीं पहुंच सकते। देखें, डबल स्टैंडर्ड्स की बात है। एक तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है, हम इसको बढ़ा सकते हैं और हम कहीं भी फायर कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी तो है। जब पाकिस्तान एटम बम एक्सप्लोड किया है, मिसाइल बनाए राइट फ्रॉम, देखे ना कि हमने नसर से स्टार्ट किया जो 60 किलोमीटर पे है, वो भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी लेके जा सकता है। और आपका मैक्सिमम रेंज वाला शाहीन है जो 3 है 2750 किलोमीटर है, उसका भी एक खौफ है। फिर एक और चीज़ है काजी साहब, आपके जो अबाबिल वेपन है, जो हमने जो मिसाइल सिस्टम जो जिसका 2017 में पहली दफ़ा ट्रायल्स हुए, फिर 2023 में हुए हैं, तो अबाबिल के बाद से हम दुनिया के उन ममालिक के कैटेगरीज में आए हैं जिसके पास ये चंद वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि जिस अबाबिल में आप ये है कि मल्टीपल टारगेट्स को आप एम कर सकते हैं विद न्यूक्लियर वारहेड, कि आप एक पीस में, तो आप इससे ये है कि आपको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इसमें आ जाती है आपकी, कि आपके पास ये। फिर आपको काजी साहब ये है वर्सला अलैहिम तोयरन अबाबिल, ये जब अल्लाह ने फ्लॉक बर्ड्स ऑफ जो भेज दिए थे फ्लॉक्स में, तो वो देखें उनके हर परिंदे की तफसीर में बताते हैं हर परिंदे की चोंच में 3 कंकरियां थी, जो जिसको वो कंकरी लगती थी तो वो उसको पेनिट्रेट करती थी, वो मेल्ट हो जाता था। सो अबाबिल का भी यही कंसेप्ट है, मल्टीपल टारगेट्स पे हम मल्टीपल वार हेड के साथ विद न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ स्ट्राइक कर सकते हैं। तो दुनिया को ये चीज़ भी खटक रही है कि अबाबिल भी हैं। ब्रिगेड साहब, बिल्कुल अबाबिल जो है वो हमारी दिफा की निशानी है और दिफा की अलामत है। अभी तो हमारे पास ये बात जो है वो इजराइल को खौफ में मुब्तला है हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे। अभी तैयारे आए तो फिर पता नहीं कैसा वावेला होगा और फिर मज़ीद जो है वो वावेला मचाएंगे ये इजराइल और अमेरिका। लेकिन आप क्या समझते हैं कि फ़र्ज़ करें हम पर जारहियत जो है मुसल्लत की जाती है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो फिर हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम है वो अपनी दिफा तो करेगा, अगर दिफा करेगा तो मौसर अंदाज से करेगा। जी हाँ, बिल्कुल करेगा। देखा ना कि अभी आपको मिसाल देता हूँ, जब बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान को इतला मिली कि इंडिया मिसाइल फायर करने लगा है और इसमें उन्होंने प्लान किया है 6 मिसाइल फायर करेंगे, तो हमने उनको मैसेज भिजवाया था अगर आप ऐसा करेंगे तो वी विल रिस्पॉन्ड विद 3 टाइम्स ओवर उन मिसाइल्स को। अकॉर्डिंगली हम मिसाइल्स हमारे मूव कर गए थे फायर होने के लिए। सो पाकिस्तान के रिजॉल्व में कमी कोई नहीं है। देखे, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात है, इंटेग्रिटी की बात है, तो इस पे कोई, क्योंकि देखे एक दफ़ा आप कमज़ोर हो जाते हैं तो फिर दूसरे लोग आके सर पे पाँव रखते हैं। सो पाकिस्तान की हिस्ट्री अभी आप देख लें, वेस्ट पाकिस्तान में जिस तरीके से दुनिया भी मानती है, और इवन जो परवीन सानी है, अगर उनको आप सुने, वो कहते हैं पाकिस्तान ने कभी वेस्ट पाकिस्तान में 1 इंच ज़मीन भी नहीं छोड़ी है, किसी को नहीं दी है। तो पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान ने अपना वो जो है वेटरन्स रखना है। अभी आप देखें, डबल स्टैंडर्ड्स की हम बात कर रहे थे कि उन्होंने दावा किया, जॉन फाइनर ने कहा कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल बना रहा है। इंडिया ने बनाया अग्नि 5 विच इज 10,000 किलोमीटर का रेंज है, और उस पे बाकी कंट्रीज पे इन्होंने एक काटसा है, एक कानून बनाया है अमेरिकन है, वो लागू होता है। इंडिया पे वो लागू नहीं किया, उनको उन्होंने वेवर दिया। तो मतलब है उनका अपना इंटरेस्ट समझ ले, बज़ाहिर वो तरीका है। साहब, व्हाई दिस के देखें, एक्सपीरियोरिटी तो हमारी एयर में, मैं उनके बहुत सारे उनके सुनता रहता हूँ, जर्नैल आते हैं, उनके वीलॉग भी करते हैं और वो हमारी सुपीरियोरिटी मानते भी हैं। मगर सवाल ये है कि वाई हमारे यहाँ पॉलिटिकल विल वो नहीं है, हम खुल के बात नहीं कर सकते उनके साथ कि भाई उसको 10,000 की रेंज को आप इग्नोर कर रहे हैं और हमारा 1750 मील है या 2700 किलोमीटर है, ये भी आपको हजम नहीं होता। डोंट यू थिंक इट इज़ आवर पॉलिटिकल वीकनेस? नहीं, मेरे ख्याल में आज प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया है और प्राइम मिनिस्टर ने वाजे किया कि इसमें कि हम इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मिलिट्री लीडरशिप ने भी वाजे तौर पर इस पर कहा है कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। देखिए, हम किसी चीज़ को रिकॉइल पर नहीं कर सकते हैं। अभी जिस तरीके पर जिस मौका पे हम अगर हम आज कमज़ोर होंगे तो इंडिया तो देखें, अब वो तो मौके की तलाश में है। तो हमने तो इंडिया को रखा हुआ है, कोने पे दबा के रखा हुआ है, तो इंडिया की वो हालत अभी हम वो नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ हो। तो मेरा ख्याल में एक और मैं रीजन के हवाले से सवाल पूछना चाहता हूँ, इस पर तो क्लैरिटी आ गई। आप कोई नाम आ रहा ये क्या आप देखते हैं कि मिस्र जो है
इजिप्ट को भी कोई अब निशाना बनाने की बातें हो रही हैं, जिस तरह ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है, तो वो तो खैर उनके साथ ठीक हैं अभी तक वेस्ट के साथ, बट कैन दे भी आल्सो बी अ विक्टिम, या वहाँ भी इस तरह से डिसरप्शन की जा सकती है? देखें जी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या इस तरह की चीज़ें तो हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि लोकल्स लोग ही मकामी लोग इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इजिप्ट जो है वीक नहीं है। इजिप्ट का भी वार का बड़ा एक्सपीरियंस है, राइट फ्रॉम 48 की भी देखते हैं, 67 की भी देखते हैं, 73 में जब इन्होंने देखे व्हेन दे स्टार्ट बार्लेव लाइन को क्रॉस करके ये गए थे, तो कैपेबिलिटी इनकी है वो है। और इजिप्ट छोटा मुल्क नहीं। अभी सीरिया को आप देख लें कि सीरिया के रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं कि अभी वहाँ पे बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं कि वहाँ पे आप देखें कि तमाम जो ग्रुप्स हैं उनको उन्होंने जम कर लिया है अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जो अहमद अल-शरा है। और रिसेंटली आपने देखे टर्की के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ है, कतर के मिनिस्टर वहाँ पे गए, उर्दून के लोग वहाँ पे गए, अमेरिकन वहाँ पे हैं। तो अभी वहाँ से जिस तरीके से एक किस्म की स्टेबिलिटी आ रही है, फिर अभी इजराइलीज ने भी कहा है बाय एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर दे विल विकेट माउंट हार्मन, जहाँ वहाँ जाके बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इसी तरह सीरिया सब्सिक्वेंटली। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये तो कहा जा रहा है और ये खबरें जो हैं वो गर्दिश भी कर रही हैं और गर्म भी हो रही हैं कि जो इजराइल है वो ईरान पर हमला करे ही करे और उनके जो एटमी प्रोग्राम है उसको तबाह करने के दरपे है। अगर ऐसा कोई हमला होता है और भरपूर हमला करने के वो मूड में है, अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल हमसाया है ईरान का, तो हमें क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए? हम कैसे कितने मुतासर हो सकते हैं? देखें जी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी वाज़ेह है, पाकिस्तान का यकीनन स्टैंड है। यकीनन हमने हमेशा ईरान को सपोर्ट किया है, उनकी सॉवरेनिटी की बात की, इनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात की है। तो पाकिस्तान एक पॉलिटिकली भी सपोर्ट करेगा, जो डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट करेगा, लेकिन हम किसी कैम्प में या ग्रुप में नहीं जा सकते हैं। पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है, अपने सॉवरेनिटी की बात है, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की प्रोटेक्शन करने की बात है। वी कैन रेज द इशू, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसराइल के पास इतनी फ़ौरन वो जाके ऑलरेडी देखे जिसकी अभी हालत है। आल्दो देखें ना, जिस तरीके से आप समझ लें कि जो गजा में वो गजा को उन्होंने तब रीजन्स में तब्दील कर दिया, बट पॉलिटिकली मिलिटरीली वो उनको डिफीट तो नहीं कर सके हैं ना, अब उनको बिल्कुल घुटने नहीं टेकने दिए, वो स्टिल दे आर स्ट्रांग जो है। तो माय लास्ट क्वेश्चन ब्रिगेडियर साहब, तो क्या आप समझते हैं कि इजराइल निकल जाएगा, या जो ये जो ग्रुप्स इकट्ठे हो रहे हैं शाम में ये पुश बैक करेंगे और उनको पीछे धकेल देंगे, या खुद वो चले जाएंगे? क्योंकि वॉलंटरली तो मुश्किल ही लगता है वो जाएं। देखें, एक तो जो ग्रुप्स आ रहे हैं, ग्रुप्स जो भी आए हैं उनके साथ अंडरस्टैंडिंग इनकी हो चुकी है। अहमद शरा से कल इनके सारों की मुलाकात हुई है एंड दे हैव एग्रीड कि जो टर्की के अंदर जो ग्रुप्स है वो जो सीरिया में है, लेकिन जो मेजर ग्रुप है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस है नॉर्थ ईस्ट में, जो बेसिकली ऑयल को कंट्रोल कर रहे हैं, अमेरिकन भी वहाँ पे है, वो कर्द से हैं। वहाँ पे टर्की का एक इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और खतरा दुनिया को ये हो सकता है कि टर्की उधर जाके इन्वेड करे, तो वो उसको रोकने चाहते हैं। बाकी सीरिया जो है वो देखें कि वो एक हो जाएगा, ऊपर में एक रेजिस्टेंस मुझे लगता है वो रहेगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, इट इज ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर ऑन दी शो।